कौन सा लेक्चर पसंद करेंगे? 86। ओके, खामोश। भाईजान पी यूज करिए कॉस्ट मॉडल, सब्सिडरी भी यूज करिए कॉस्ट मॉडल। अच्छा जी, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए भाई, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। दूसरा वाला जरा पहले ओपन कर दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, पी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल और सब्सिडरी भी यूज करिए कॉस्ट मॉडल। क्या वर्किंग वन में सरप्लस की एंट्री करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे। ये एंट्री जरूरी है, ये एंट्री एक्विजिशन डेट की है। अगर आप एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ना लेके गए तो सौदी किंग रोएगा। एंट्री करेंगे वर्किंग वन में, लेकिन अब ईयर एंड के ऊपर सब्सिडरी के एसेट्स पे फर्दर सरप्लस रिकॉर्ड करना इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? क्या कॉस्ट मॉडल यूज होते हुए भी सरप्लस की एंट्रीज करनी पड़ सकती हैं? जी, वर्किंग वन की एंट्रीज तो मस्ट है, मस्ट। फर्जे एन है, फर्जे एन। फर्जे एन वो होता है जो हर बंदे ने खुद अदा करना है। फर्जे किफाया होता है कुछ बाकी अदा करते हैं तो चल जाएगा काम, मैं ना भी करूं तो। ये फर्जे एन है, आपने खुद एंट्री करनी है वर्किंग वन के अंदर। अच्छा, अगला 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 आगे चलें, आगे चलें। पी इज यूजिंग रीवैल्यूएशन मॉडल। बोले बोले बोले, पी कौन सा मॉडल यूज करिए? और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल। अब ऐसी सूरत के अंदर हम वर्किंग वन के अंदर एंट्री करेंगे एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। जी 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 बिल्कुल, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ये एंट्री तो करनी है, ये एंट्री तो करनी है। ये एंट्री क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि सब्सिडरी ने अपने एसेट को किस पे रखा हुआ है? कॉस्ट मॉडल पे। लेकिन ईयर एंड के ऊपर मजबूरन आपको सब्सिडरी के एसेट्स को फर्दर रिवैल्यू करना पड़ेगा। द रीजन इज कि अब पेरेंट जब यूज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल तो यूनिफॉर्मिटी के लिए इसको भी मजबूरन किस पे आना पड़ेगा? कॉस्ट मॉडल पे। अब एंट्री क्या करेगा? क्या करेगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। एसेट डेबिट, एसेट डेबिट, एसेट एक्सेलेंट। सब्सिडरी रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 2.1। क्योंकि ये पोस्ट है या प्री है? पोस्ट है। कल इसका सवाल किया था, अभी मैं एक एक सवाल भी आपको रेफर कराऊंगा, एक एक सवाल भी रेफर कराऊंगा। तीसरा 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 सारा रिवाइज कराऊंगा, सारा रिवाइज कराऊंगा, सब्र कर जाएं। छुरी थले मिसाल डायरेक्ट ना आपने ले लिया करें कि छुरी जेन में ले आए, और मिसाल मिसाल होती है। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस एंट्री की नो नीड, अनलेस के आई कैप कह दे कि उसने सरप्लस कोई सही बुक नहीं किया हुआ, वो और बात है। मेरे ख्याल से इस एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडरी ऑलरेडी कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। सब्सिडरी ऑलरेडी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, तो वर्किंग वन में भी सरप्लस की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, अनलेस के हाँ वो जरूर कीजिएगा, क्लोजिंग माइनस प्री, प्री वाला सरप्लस ले जाइएगा, लेकिन ये एंट्री नहीं करनी पड़ेगी एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। वाई? क्योंकि एसेट ऑलरेडी डेबिट हुए पड़े हैं, क्योंकि कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? और इसकी भी नो नीड। वाई? क्योंकि ईयर एंड के ऊपर दोबारा भी रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्सिडरी ऑलरेडी कौन सा मॉडल यूज कर रही है? रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करिए। नोट कर लें, एक दो मिनट लगा के, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूं। नहीं, कुछ चौथा सिनेरियो नहीं सोचना, वो भी बन सकता है। नहीं, वैसे नहीं सोचना। जी, मुझे किताब दें, मैं इनके सवाल नंबर बताऊं।
अच्छा जी, ये किसी भी पेरेंट के एसेट्स की बात नहीं हो रही, ये जो वर्किंग वन या जीयर एंड पे बात हो रही है सिर्फ सब्सिडरी के एसेट्स की हो रही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, पेरेंट कॉस्ट मॉडल यूज करें तो सरप्लस, इसको रटा नहीं मारना, समझ लें बस, पेरेंट कॉस्ट मॉडल यूज करें तो इसकी किताबों में सरप्लस नजर, सेपरेट बुक्स में नजर नहीं आ रहा होगा, सब्सिडरी की भी सेपरेट बुक्स में सरप्लस नजर, लेकिन IFRS 3 और 10 इसको मजबूर करेगा कि भाईजान कंसोलिडेशन पर्पस के लिए वर्किंग वन में जरूर सरप्लस बुक करो, और वो सरप्लस बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाता, प्लीज, वो सरप्लस बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाता। द रीजन इज कि वो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस और इन्वेस्टमेंट्स कट जाती हैं, गुडविल बैलेंसिंग आ जाती है, तो ये सरप्लस बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाता, ये कोई ऐसा सरप्लस नहीं है, ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन एक सरप्लस था, तो ये हम निकाला करेंगे सरप्लस। लेकिन जीयर एंड के ऊपर भी अगर सब्सिडरी के एसेट की फेयर वैल्यू दे दी तो हम इसे क्या कहेंगे, एग्जामिनर को बाप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, तो जीयर एंड पे फिर बेटे को हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर, असल में तो बाप बुनियाद बनेगा सारी चीजों की, तो जब बाप कॉस्ट मॉडल पे है तो जीयर एंड पे रिवैल्यूएशन करनी जरूरी, बल्कि करनी नहीं। लेकिन ये क्यों करनी थी, गुडविल निकालने के लिए जरूरी थी, परचेज प्राइस तय होनी थी चीज की। अच्छा, ऐसा डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, बैलेंस शीट में सरप्लस नहीं जाएगा, मैंने ये कहा। इधर आ जाए जी, बाप क्या यूज करें और सब्सिडरी क्या एक्यूजिशन डेट पर, आपका फोन इधर पड़ा रहता तो घंटा गुजर जाना था, सर का है फिर खैर। अच्छा, तो बाप क्या यूज करें, बेटा, सिर्फ बेटे के एंगल से सोचें। अब बेटा अगर कॉस्ट मॉडल यूज करें तो क्या इसकी सेपरेट बुक्स में सरप्लस नजर आ रहा होगा, तो वर्किंग वन वाला सरप्लस रिकॉर्ड करें, लेकिन वर्किंग वन वाला सरप्लस रिकॉर्ड करके भी अगर जीयर एंड पे दोबारा इसकी चीजें महंगी हो गई तो वो सरप्लस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बाप कौन सा मॉडल यूज करे, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर जीयर एंड पे भी सरप्लस की एंट्री करनी पड़ेगी। ये वो कल सवाल किया था जाते जाते, क्वेश्चन 13 पेज 695 वाला, दो दफा एंट्री की थी, ये भी एंट्री करवाई थी मैंने आपको और ये भी एंट्री करवाई थी। और आखिरी ऑप्शन यूनिफॉर्मिटी के लिए पेरेंट क्या यूज करें, पेरेंट की टेंशन ना लिया करें, बस सब्सिडरी क्या यूज करें, तो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज करें तो एक्विजिशन डेट पे ऑलरेडी इसके एसेट्स फेयर वैल्यू पे होंगे पड़े हुए और इसकी किताबों में सरप्लस भी नजर आ रहा होगा, वो क्लोजिंग माइनस प्री करके हम कैलकुलेशंस कर लेंगे सारी, जैसे हमने परसों के सवाल के अंदर की थी सारी। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एडजस्टमेंट कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा ना खास्ता ICAP कह दे कि सब्सिडरी ने सरप्लस रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती कर ली है तो फिर आप एंट्री कर दीजिएगा, वरना आम हालात में इसकी एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडरी की किताबों में एसेट किस पे आ रहे होंगे, और जब एक्विजिशन डेट पे भी रिवैल्यूड अमाउंट पे आ रहे होंगे तो जाहिर बात है ईयर एंड पे भी रिवैल्यूड अमाउंट पे आ रहे होंगे ना, तो फिर ईयर एंड के ऊपर हमें दोबारा रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कौन सा मॉडल यूज कर रही है, हमेशा से एक्विजिशन डेट पे भी ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है और बैलेंस शीट डेट पे भी ये कौन सा मॉडल यूज कर रही है, इसलिए हमें इसकी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने सवाल किया था परसों तरसों, क्वेश्चन 12। अच्छा, एक बात ये होगी, ये सवाल अब मैं खोलता हूं जिसमें मैं आपको ये वाला जरा कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन 31 पेज 660, ये बात हमने पेंडिंग पे छोड़ी हुई थी। क्वेश्चन 31 पेज 660 जी। अच्छा, वैसे नजर मारे पेरेंट और सब्सिडरी की किताबों में कोई सरप्लस वगैरह नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना, नहीं सरप्लस कहां नजर आ रहा है यार, सरप्लस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर, तो बजाहिर ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं करे, बजाहिर कौन सा मॉडल यूज करें, दोनों कॉस्ट मॉडल। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग, जिसकी आपको पता है हमारी फेयर वैल्यू भी थी, वैल्यू इन यूज भी थी, तो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से इसको गुजारा था, और एक्विजिशन डेट के ऊपर हमने एंट्री कर दी थी एसेट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ये एंट्रीज हाँ यहां नहीं की थी, ये की थी, ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके हमने ये एंट्री कर दी थी, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट पीपी क्रेडिट। ये एंट्री की थी नहीं की थी, किस दिन की थी, एक्विजिशन डेट पे।
द ग्रुप फॉलोज द कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी। ग्रुप फॉलोज द कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी। ग्रुप कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ। ये एंट्री जरूर करनी है, ये एंट्री जरूर करनी है। लेकिन अब सवाल कहते हैं इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बढ़ के माशाल्लाह ईयर एंड पे हो गई है 110 मिलियन की। ईयर एंड पे 110 मिलियन की हो गई है। क्या ईयर एंड की फेयर वैल्यू को लें या इग्नोर कर दें? वाई इग्नोर कर दें? क्यों? ग्रुप कौन सा मॉडल यूज करा है? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा पेपर में लिखा है ग्रुप इज फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल और आप वर्किंग वन वाली एंट्री भी ना करके आए? खुदा के लिए ये ना कीजिएगा। अगर ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर भी रहे, ग्रुप से मुराद फिर पेरेंट ही होगा ना, बाप। अगर ग्रुप कॉस्ट मॉडल यूज कर भी रहे, वर्किंग वन वाली एंट्री करनी क्यों जरूरी है? बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। आपने शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवोल्यूशन सरप्लस लेके अपने एसेट्स में जान पैदा करनी है ताकि वर्किंग वन में डेबिट साइड पे जो इन्वेस्टमेंट्स आए उनकी प्राइस तय हो सके और हमारी गुडविल प्रॉपर तरीके से निकल सके। ठीक है, तो ये 3 किस्म के सवाल हो गए। अच्छा जी, दोनों अगर रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो सब्सिडरी के एसेट्स को ना एक्विजिशन डेट पे रिवैल्यू करने, ना ईयर एंड पे। ये सारी डिस्कशन किसके एसेट्स की हो रही है? ये सारे किसके एसेट्स हैं? एस के एसेट्स है ना, सब्सिडरी के एसेट्स। तो बात सुनते रहे और याद करते रहे। दोनों अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, ऐसी सूरत में सब्सिडरी के एसेट्स को एक्विजिशन डेट पर और बैलेंस शीट डेट पर रिवैल्यू करने की क्यों जरूरत नहीं है? ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस किताबों में नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अगर पी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करे और सब्सिडरी, तो ऐसी सूरत में वर्किंग वन में भी सरप्लस की एंट्री करनी जरूरी है क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। ईयर एंड पे अगर महंगा हो गया तो भी एंट्री करने की जरूरत है क्योंकि ये कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। डन। लेकिन अगर दोनों बजेद हैं कॉस्ट मॉडल पे, तो वर्किंग वन पर फेयर वैल्यू दीवाना बार ढूंढनी है और ईयर एंड की फेयर वैल्यू दे भी दे एग्जामिनर, तो हम क्या क्या इग्नोर कर देने कि सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हमने रिवैल्यू किया था गुडविल निकालने के लिए, वैसे हमारा रिवैल्यू करना मकसूद नहीं था। वो मैं कह रहा हूं कुछ चौथा सिनेरियो पे बन सकता है, अभी इस तरह नहीं सोचना। वो ईयर एंड पे महंगे हो जाए तो फिर वो रिकॉर्ड कर लेते ना। अगर दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों ने ईयर एंड वाला सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया होगा। हाँ, खुदा ना खासा अगर पेपर में आ जाए कि ईयर एंड के ऊपर इसने सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर ये वाली एंट्री कर दीजिएगा, एसेट डेबिट सरप्लस, यहां लाके ये वाली एंट्री कर दीजिएगा। बस ये एंट्रीज फ्री में होती हैं और ये एंट्री पोस्ट में होती है। और ये वाली एंट्री भी आपको पता है फिर वर्किंग 2.1 कल हमने की थी, ये सीआरई एनसीआई को नहीं बांटा जाता, ये कंसोलिडेटेड सरप्लस और एनसीआई को बांट दिया जाता है थ्रू वर्किंग 2 और वर्किंग 2.1। वर्किंग 2.1 इज बहन ऑफ वर्किंग 2, इट इज जस्ट लाइक एसआरई। वापस आ जाए वो स्टैंडर्ड ओरिजिनल निकाल लें। स्मोक फिल्टर वाली एग्जांपल हम कर रहे थे, स्मोक फिल्टर वाली किसको? हाँ, अच्छा, वो कौन सा वाले सवाल में? क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ठीक है, मुझे क्लास के एंड पे याद कराना है, अगली क्लास में मैं वो सही करवा दूंगा। अच्छा मोहतरम, वापस आ जाए कल वाले स्टैंडर्ड में। लीगल रिक्वायरमेंट टू फिट स्मोक फिल्टर, सवाल दोबारा पढ़ लें। एक नया लॉ बना था जिसमें स्मोक फिल्टर फिट करने थे आपने 30 जून 2001 तक, लेकिन एंटिटी ने 30 जून 2001 तक फिट नहीं किए। ये स्टैंडर्ड ओरिजिनल पार्ट बी, यहां पेज क्या है? 244। अभी भी स्टैंडर्ड कुछ नहीं लाए, इसलिए यहां का पेज पूछ रहे हैं। शायद आईकैप से खरीदे ही नहीं, शायद आईकैप दे ही नहीं रहा, शॉर्ट हुए में दे रहे। अंडर न्यू लॉ एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक फिल्टर टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30 जून 2001। द एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर बाय 31 दिसंबर 2000। कब तक फिट करने हैं? 30 जून 1 तक। कब तक नहीं किए? खैर है, अभी तो 6 महीने रहते हैं फिट करने में। देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, देयर इज नो पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या होता है? कोई जुर्म होता है, जुर्म अपने आप किया ही नहीं। अगर अम्मी आपको कहें बेटा 6 घंटे में दही ले आओ और 2 घंटे बाद पूछें बेटा दही लाए हो, तो अगर आप नहीं, अम्मी को तो नहीं सुना कहेंगे अम्मी 6 घंटे नहीं हुए अभी, अम्मी इंशाल्लाह ले आऊंगा, लेकिन कोई जुर्म तो नहीं है ना। तो सिमिलरली जुर्म कब साबित होगा? अगर आप 30 जून 1 तक फिट ना करें। अभी तो हम कहां खड़े हैं?
तो कोई जुर्म ही नहीं अभी आपने किया, तो देयर इज नो पास्ट इवेंट, देयर इज नो जुर्म, देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट ईदर फॉर कॉस्ट ऑफ फिल्टर, ना तो कॉस्ट ऑफ फिल्टर की ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करें, फिल्टर तो खरीदे ही नहीं ना, खरीदते तो कॉस्ट ऑफ फिल्टर के लिए किसकी तरफ अपने आपको लायबल फील करते, फिल्टर के सप्लायर की तरफ, तो वो तो अभी हमने खरीदे नहीं। और फॉर द फाइन, ना फिल्टर के लिए लायबल फील करें ना फाइन के लिए लायबल फील करें, क्योंकि अम्मी ने कहा 6 घंटे बाद दही लाओ, अभी तो 2 घंटे गुजरे, तो ना दही के लिए लायबल फील करें और ना दही के फाइन के लिए लायबल फील करें। जी 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 सब छोटे चले साहब। एग्जाम्पल 2A जो कल हमने पढ़ी थी, इसमें कॉन्टेमिनेटेड लैंड थी, कॉन्टेमिनेटेड लैंड थी। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ये दही वाली मिसाल अलग है, और अब एक और आपको मिसाल देने लगा हूं। अम्मी आपको कहें कि बेटा 2 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर वो जो तुमने छोटे भाई के कमरे में गंद डाला है उसको तुम सही करके आ जाओ। व्हाट इज पास्ट इवेंट? गंद डाला, वो डाल चुका है, अब आप चाहे 2 घंटे का टाइम आपको मिल गया है, बट फ्रॉम नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग लायबल के मैंने ये काम करना है। क्लियर? ओके। और अम्मी ने कहा 6 घंटे में दही ले आओ, बाद में अगर अम्मी 3 घंटे बाद के ना लाओ तो कोई मसला नहीं, ना लाए, लेकिन वो गंद वाली लाइबिलिटी अलग है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट। उधर पास्ट इवेंट क्या था? उधर पास्ट इवेंट था आपने जगह जगह जाके लैंड कॉन्टेमिनेट कर चुके हैं और लॉ आया है कि वो सही करो। तो अब आप जब बैठे बैठे हुए रात को सोच रहे होंगे यार इधर इधर भी गंद डाला था, इधर भी, इस तरह सोच रहे होंगे। लेकिन अगर स्मोक फिल्टर फिट करने हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिट कर दिए और पैसे देने हैं या करूंगा, तो करूंगा की तो लायबिलिटी नहीं होती ना। क्लियर? आगे अगली बात, लेकिन आप ढीठ ने 31 दिसंबर 2001 तक भी फिल्टर अभी तक फिट नहीं किए। तो मैंने कहा था आप फिल्टर्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि फिल्टर तो बड़े महंगे होते हैं, करोड़ों रुपए के, उसकी तो ऑब्लिगेशन अराइज होगी टूवर्ड्स फिल्टर का दुकान वाला अगर ऑर्डर कर दें और रिसीव हो जाए आप पैसे ना दें। तो फिल्टर की कॉस्ट के लिए लायबल फील ना करें, लेकिन किसके लिए लायबल फील करें? फाइन के लिए। देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिल्टर। अंडरलाइन कर लिया आपने? फॉर द कॉस्ट ऑफ फिल्टर देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिल्टर। वैसे ये कॉस्ट ऑफ फिल्टर अवॉइड कर सकते हैं आप किसी तरीके से। अजीब सा वो एक सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि मुर्शिद ने कहा चाय छोड़ दो, हमने मुर्शिद ही छोड़ दिया। तो लोग यहां तक चले जाते हैं, लोग यहां तक चले जाते हैं कि यानी कि अपना स्पिरिचुअल उस्ताद वो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं चाय की खातिर। तो इधर अगर मैं बात करूं तो अगर हुकूमत आके कहे हमें फिल्टर फिट करो, हम कह सकते हैं हमने बिजनेस ही बंद कर दिया, कौन से फिल्टर? तो सोचा पेपर में ऐसे ही करना है कि मैक्स जिस लेवल तक आप जा सकते हैं ना उस लेवल तक आपने लायबिलिटी को अवॉइड करना है। तो अगर आज हुकूमत आके कहती है 31 दिसंबर 2001 की रात को भाईजान 6 महीने हो गए स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, क्या स्मोक फिल्टर की कॉस्ट की लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट कर दूं जब तक फिल्टर डेबिट नहीं किए? तो ये तो कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि देयर इज नो पास्ट इवेंट, देयर इज नो रिसीट ऑफ फिल्टर्स, देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, नो पास्ट इवेंट हैज अकर्ड। पास्ट इवेंट क्या होता अगर होता? फिटिंग ऑफ फिल्टर, वो तो हमने अभी तक फिट किए ही नहीं। However, an obligation might arise to pay for the fines or penalties under the legislation because the past event has occurred. ये कौन सा past event है? The non-compliant operation of the factory. Non-compliant का क्या मतलब है? आपने फॉलो नहीं किया लॉ को। Assessment of probability of fine depends upon the, अच्छा ये ऐसी उसने ना अंग्रेजी मारी है। ये सुन ले उसने क्या लिखा है। इसने क्या यार अंदाजा लगाओ कि हुकूमत कितनी सख्ती कर रही है। कई दफा होता है हुकूमत लॉ बना देती है लेकिन सख्ती नहीं करती, जैसे मास्क पहनो लेकिन सख्ती नहीं कर रही, तो फिर लायबल फी बेशक ना करें पेनल्टी के लिए भी। लेकिन अगर आपको पता चले 2-4 फैक्ट्रीज को उसने जुर्माना डाल भी दिया है तो फिर आप भी जुर्माने की लायबिलिटी बुक कर लें। लेकिन अगर आपको पता है कि हुकूमत ने भी हाथ हल्का रखा हुआ भी जुर्माना कह के डरा रही है, लेकिन जुर्माने मांग कोई नहीं रही और ना इसका मांगने का रहता है, बट डराती रहेगी 2-3 साल और, तो ऐसी सूरत में बेशक जुर्माने की लायबिलिटी भी बुक ना करें। Assessment of probability of incurring fines by non-compliant operation depends on details of law. लॉ की डिटेल पढ़ें कितना जुर्माना है, एंड सख्ती ऑफ द इन्फोर्समेंट रिजीम, और पुलिस वाले कितनी सख्ती कर रहे हैं वो लेने में, इस पे डिपेंड करता है आप कितना जुर्माना बुक करेंगे। तो ये बात तो उसने ऐसी लिख दी, आईके पेपर में फाइन की अमाउंट दी होती है, इंशाल्लाह हम पास पेपर्स करेंगे, वो फाइन की अमाउंट की हम लायबिलिटी बुक कर दिया करेंगे। तो ये तो दुनिया के स्टैंडर्ड बन रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब बात कर गए हैं। ये क्या बात कर गए हैं जाते जाते कि फाइन की लायबिलिटी भी जज्बाती होकर बुक नहीं करनी। दो चीजें देखो, फाइन बनता कितने, डिटेल ऑफ लॉ पढ़ो, फाइन बनता कितने, और दूसरी बात क्या पढ़ो, सख्ती कितनी है। आपको पता है बहुत से मुल्क में लॉज ऐसे हैं जिनके लिए लोग लायबल फील नहीं करते और जुर्माना भी पे नहीं करते क्योंकि हुकूमत सख्ती नहीं कर रही। नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग फिल्टर्स, हाउएवर अ प्रोविजन इज रिकॉर्डेड। कहां खड़े हैं हम? ये सारी बातें कहां हो रही हैं? कितने महीने का फाइन? 6 महीने का।
However, a provision is recorded for the best estimate of fines that are more likely than not to be imposed. More likely than not का आसान लफ्ज क्या था? That are probable to be imposed. More likely than not का क्या मतलब है? That are probable to be imposed. Okay. पढ़े जरा एग्जाम्पल 7. IFRS पार्ट बी अपने घर में ढूंढे, कहां पड़ा हुआ है? ऑनलाइन वाले भाई उधर इतनी आखिरी रोज में बैठे हो आप लोग, बीच बीच में रोज देख लो आप लोगों का मसला है ये. अच्छा, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस टू इनकम टैक्स सिस्टम. हुकूमत ने टैक्स बदल दिया है. जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज की सैलरी पे आपको पता है एम्प्लॉयर ने टैक्स काटना होता है, उसके रेट भी बदल गए हैं. डिविडेंड्स पे शेयर होल्डर का टैक्स काटना होता है, उसके रेट भी बदल गए हैं. बिजनेस के चैप्टर में कोई डिडक्शंस अलाउड होती हैं, नॉट अलाउड होती हैं, उसके भी रूल्स बदल गए हैं मिसाल के तौर पे. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस एन एंटिटी, कोई कंपनी है इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, कोई बैंक होगा, कोई बैंक है, उसको रीट्रेन करना पड़ेगा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एडमिन एंड सेल वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कॉन्टिन्यूड कंप्लायंस विद फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेशंस. मतलब यह है कि हमारे कॉलेज के अंदर फर्ज करें कोई बंदा है जो सरासिफ की, सर उमैर की सैलरी पे टैक्स काटता है. अब मसला यह हुआ कि टैक्स लॉ बदल गया, तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बड़े परेशान फिर रहे हैं. आपने पूछा सर क्या हुआ? वो यार वो टैक्स लॉ बदल गया है, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आप परेशान क्यों हैं? कहते हैं वो मेरे 2-3 बंदे हैं जो कॉलेज के टैक्स मैटर्स को देखते हैं और वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको जरा मुझे सिखाना पड़ेगा या कोई बंदा बुलवा के सिखाना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आई हैं, ताकि अब वो टीचर्स की सैलरी पे अगले साल वाला टैक्स सही काटें, वरना तो कॉलेज डूब जाएगा, वरना तो एफबीआर वाले आके कॉलेज को पकड़ लेंगे. तो इस तरह का कोई मसला अभी तक सवाल में नजर आया है. एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट, जब साल का एंड आ गया, नो ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हैज टेकन प्लेस. अभी तक स्टाफ की ट्रेनिंग हमने नहीं की. बताएं जी, अब जब प्रिंसिपल साहब रात को सोएं तो क्या ये लायबिलिटी बुक करवाएं अकाउंटेंट से कि एक्सपेंस डेबिट 10 लाख रुपया, और प्रिंसिपल साहब का लेवल था, उन्होंने कहा मैं तो एफबीआर के चेयरमैन को बुला के अपने बंदे को ट्रेन करवाऊंगा. एफबीआर के चेयरमैन ने कहा 10 लाख लूंगा 1 घंटे का. आपने कहा ठीक है कोई नहीं, वीडियो कर ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, मेरे बंदे को सिखा दे 1 घंटे में. तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू चेयरमैन ऑफ एफबीआर क्रेडिट 10 लाख रुपया कर लें, एंट्रीज करके सोएं. ये प्रोविजन या लाइबिलिटी बुक करके सोएं या ना बुक करें, 100% स्मोक फिल्टर जैसी बात है. उधर लिखा हुआ था नो फिल्टर्स आर इंस्टॉल्ड, और इधर लिखा हुआ है नो ट्रेनिंग हैज टेकन प्लेस. ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई. अगर ट्रेनर आ जाता और ट्रेनिंग दे देता और हम पैसे ना देते तो लाइबिलिटी बुक करते. इधर अभी तक ट्रेनर आया नहीं, उधर फिल्टर नहीं आया था तो उसकी कॉस्ट के लिए लाइबल फील नहीं कर रहे थे. इधर ट्रेनर नहीं आया तो ट्रेनर को पैसे देने के लिए लाइबल फील ना करें. हाँ, ऐसी सूरत में फाइन उसने पता क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एफबीआर वाले कोई हमारे पे ये नहीं कहेंगे कि यार तुमने अपने बंदों को ट्रेन नहीं किया हुआ फाइन दो. ट्रेनिंग के ऊपर तो कुछ नहीं आता होता कि ट्रेन नहीं किया हुआ फाइन दो. हमारी मर्जी है हम अपने बंदों को ट्रेन करें ना करें. अगर खुदा ना खास्ता एफबीआर वाले कहते कि बंदों को ट्रेन किया करो और फिर हम ना करते, फिर शायद फाइन वाला लफ्ज भी यहां आ जाता. लेकिन यहां फाइन वाला लफ्ज दुनिया के स्टैंडर्ड बनाने वालों ने नहीं लिखा. देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट टेकन प्लेस. पास्ट इवेंट में से होता क्या अगर होता तो रीट्रेनिंग. ट्रेन उनको पहले भी करते रहते होंगे, इस दफा भी रीट्रेन करना था, लेकिन नहीं किया, कोई मसला नहीं. नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड. लाइबिलिटी कोई नहीं आएगी किताबों में. अच्छा, ये जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट्स. इन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एग्जांपल 11A भी मैं आ गया हूं. एग्जांपल 11A, चैनक जो आपके घर में है, चाय वाली तो और केड़ी होनी है, तो देते ये ब्राउन कलर की चैनक है, मुंह अच्छा चैनक है. चैनक के अंदर एक लाइनिंग सी होती है, सिल्वर कोटिंग. सिल्वर कोटिंग होती है चैनक के अंदर. अब हमारे पास सिल्वर कलर तो कोई है नहीं, तो ये चैनक के अंदर एक कोटिंग सी है. ये कोटिंग अगर कभी खराब हो जाए तो टाउनशिप का पता है आपको? टाउनशिप सुने, एशिया के बड़े बाजारों में से एक बाजार है लाहौर में. तो टाउनशिप आप चले जाएं, वहां जाके जो है ना सस्ते दामों में ये चेंज हो जाती है. इसी तरह ईंटों का भट्टा, ईंटों का भट्टा, ईंटों का भट्टे का क्या नाम होगा अंग्रेजी में? भट्टा. मीनारे पाकिस्तान, ईंटों का भट्टा, इसी तरह लिख दें. ब्रिक भट्टा, ईंटों पता नहीं कुछ और, ईंटों का भट्टा. सही है यार, ईंटों का भट्टा.
लाहौर मोटरवे। अच्छा जी, तो ये जी कोई क्या खुल गया जी? ईंटों का भट्टा। ये जो ईंटों का भट्टा है, इसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी जो कि रिक्वायर्ड हीट प्रोवाइड करती होगी, ऐसा ही है। इसके अंदर कोई ना कोई चीज होगी, कोई मटेरियल होगा, कोई क्रिस्टल, कोई केमिकल, कोई चीज डलती होगी जो रिक्वायर्ड हीट प्रोड्यूस करती होगी, और इतनी ज्यादा हीट के ऊपर ईंटें पक जाती होंगी। तो ईंटों के भट्टे के अंदर जो चीज होती है उसको भट्टी नहीं कहते, उसको लाइनिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाइनिंग कहते हैं। ये लाइनिंग 2, 3, 4 साल बाद क्या करानी पड़ सकती है? चेंज करानी पड़ सकती है, रिप्लेस करानी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है अब ईंटें सही ना बन रही हों। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं सवाल। क्या क्या खोला हुआ है, क्या क्या चल रहा है? भाईजान पहले मैं सोल्यूशन तो छुपा दूं, आप तो सोल्यूशन देखने लग जाते हैं। A furnace has a lining. एक फर्नेस की एक लाइनिंग है that needs to be replaced after every 5 years for technical reasons. At the end of our year, the lining has been in use for 3 years. 2015, 16, 17, 18, 19 हम कहां खड़े हैं? नो 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 नॉट एट ऑल। सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें। अगर नहीं पता चला तो डू नॉट टेक हेस्टी डिसीजन जी। A furnace has a lining that needs to be replaced after every 5 years. But at the end of balance sheet date, the lining has been in use for 3 years. हम 3 साल से लाइनिंग यूज कर रहे हैं। ये भाईजान का कंधा नजर आ रहा है आपको? इस कंधे के ऊपर ये बोझ महसूस करें। 2 साल बाद मैंने लाइनिंग रिन्यू करवानी है। 2 साल बाद मैं मजदूरों को बुलाऊंगा या फिर किसी इंजीनियर को बुलाऊंगा और वो मशीनें लाएंगे और अंदर लाइनिंग वगैरह केमिकल्स डाल के सेट सुट करके दे देंगे। इसके लिए मैं यहां लायबल फील करूं, यहां पे खड़े होके? अच्छा, क्यों नहीं लायबल फील करें? क्योंकि देयर इज नो पास्ट इवेंट, देयर इज नो पास्ट इवेंट। अच्छा, 6ठे साल के पहले दिन मैं खड़ा हूं, लायबल फील करूं? एक्सेलेंट। नो, कौन बोले नो? एक्सेलेंट, देयर इज नो लायबिलिटी, देयर इज नो लायबिलिटी। क्या करो? मुर्शिदी छोड़ दो, तो भट्टा ही बंद कर दो, भट्टा ही बंद कर दो ईंटों का। देयर इज नो लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी तब होती है जब आप कोई खर्चा करें या कुछ करें। हाँ, अगर आपने बंदों को बुला लिया है और खर्चा कर लिया है और उसके बाद उनकी पेमेंट्स नहीं की हुई, तो क्या बुक करें? और इसमें तो फाइन भी कोई नहीं होगा, हमारा भट्टा है, हमारी मर्जी। वो हमें कौन पूछने वाला है? हुकूमत आके ये तो नहीं कहेगी कि तुम्हें ऐसी ईंटें कच्ची कच्ची क्यों बना रहे हो, हुकूमत तुम्हें क्या मसला है? तो हमारी मर्जी है। तो यहां तो मेरे ख्याल से किसी की तरफ हम लायबल भी फील नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा डेंजरस काम नहीं हो रहा कि जिससे किसी को नुकसान हो। तो इसको कहते हैं फ्यूचर रिपेयर। क्या कहते हैं? फ्यूचर रिपेयर के लिए लायबल फील करेंगे। फ्यूचर रिपेयर। अच्छा, आज आप बैठे हैं, आपका प्लान है मैं जेट त्यारा खरीदूंगा इंशाल्लाह 5 साल बाद। मैं अम्मी सीए करते ही जेट त्यारा खरीदना मैंने। तो अब आप बताएं, आज खड़े होके लायबल फील करें? लायबल फील करें। अच्छा, आपको घर के अंदर जो है वो छत है या पेंट है या इधर दीवारें हैं, उसके अंदर दरारें नजर आ गई हैं, यार सीए करते ही मैंने इनको रिपेयर कराना है इंशाल्लाह, लायबिलिटी वो करेंगे, हम घर ही भेज देंगे। तो कैन यू अवॉइड दिस लायबिलिटी? कैन यू अवॉइड दिस लायबिलिटी इज अवॉइडेबल। अच्छा, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई और बंदे मर गए हैं और वो बंदों के वर्षा पैसे मांग रहे हैं, आपने कहा मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया, नहीं, अब मुर्शिद घर तक आ जाएगा। अब वो वर्षा घर तक आएंगे और घर तक आके क्या कहेंगे? चलो भाईजान हमारे बंदे मरे हैं, पैसे दो। कैन दिस लायबिलिटी बी अवॉइडेड? अच्छा, अगर आपने मोबाइल बेचे हैं वारंटी कार्ड के तहत और वारंटी कार्ड इशू कर चुके हैं और आप कारोबार बंद कर दें, तो डायरेक्टर्स के घरों तक लोग वारंटी कार्ड लेके आएंगे। दिस लायबिलिटी कैन ऑल्सो नॉट बी अवॉइडेड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। मुझे लग रहा है आपके अंदर मुझे लग रहा है 37 उतर रहा है, IAS 37। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। ये 2-4 मिसालें आपको यहां से यहां ले ली हैं इस वक्त। तो सम लायबिलिटीज कैन बी अवॉइडेड एंड सम कैन नॉट बी अवॉइडेड। अच्छा जी, भाई वो फरमा रहे हैं रस्ते में बैठे हुए, ऐसी जरा मूड में आज, चलो खैर है। अच्छा जी, चलें। तो अच्छा, इसमें एक IAS 16 का कॉन्सेप्ट लगता है, वो अगर किसी को बताओ। IAS 16 का कॉन्सेप्ट, उसमें यह होता है कि हम जो इसकी बॉडी होगी और इसकी जो लाइनिंग होगी, इनको अलग अलग एसेट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे बॉडी से मुराद ना, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, ये बॉडी है और लाइनिंग है। लाइनिंग मिसाल के तौर पे 10 मिलियन की है और कैश क्रेडिट 60। आ जाओ वापस। अब ये जो 10 रुपए है, इस बॉडी को, जो बाहर वाली बॉडी है, इस बॉडी को शायद आप डेप्रिशिएट करें 20 सालों पे, लेकिन लाइनिंग को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे?
5 सालों में। पढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन में ऐसा कि एक एसेट के एक से ज्यादा हिस्से हों तो उसको तोड़ के हर एक की लाइफ अगर अलग अलग हो तो हर को अलग अलग भी डेप्रिशिएट किया जा सकता है। तो 10 रुपए को आप डेप्रिशिएट कितने सालों में कर दें? 5 सालों पे। उसके बाद 10 रुपया फुली डेप्रिशिएट हो गया। अब आप हो सकता है लाइनिंग नहीं लगवाएं तो अब महंगी होगी है मार्केट में, अब 12 रुपए की लाइनिंग लगे। अब यहां पे आके पुरानी लाइनिंग को किताबों से निकाल देंगे क्योंकि फुली डेप्रिशिएट होगी। यहां पे पुरानी लाइनिंग को किताबों से निकालने की एंट्री क्या होगी? अकोमोडेशन में कितना बैलेंस पड़ा होगा? एक्सीलेंट 10। और लाइनिंग के अकाउंट में 10। लाइनिंग कॉस्ट अकाउंट जो बना था, लाइनिंग का अकाउंट क्रेडिट, अकोमोडेशन डेबिट, कैश डेबिट 0, कोई गेन लॉस नहीं आया। और यहां खड़े होकर फिर छठे साल के पहले दिन शायद अगर आप नई लाइनिंग करवा लें तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? न्यू लाइनिंग डेबिट 12 रुपए और कैश, और इस 12 को फिर अगले 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। 12 नहीं, इस 12 को अगले 5 साल पर डेप्रिशिएट, क्योंकि लाइनिंग की लाइफ कितने साल है? 5 साल। तो इस तरह की शायद अकाउंटिंग हो सकती है, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बुकिंग द लायबिलिटी। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अभी हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि हम तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं। वो मैं नोट करने देता हूं आपको, सब्र करें। हम तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं और लाइनिंग कब होनी है? 2 साल बाद। हम तीसरे साल के एंड पे, सवाल में वापस आ जाएं, हम तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं और लाइनिंग कब होनी है? 2 साल बाद। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड। अगर इस तरह का सवाल आ गया ना तो ये वाली अंग्रेजी आपने फिर लिख के आनी है। ये थोड़ी सी लॉजिक्स हैं, ये एज इट इज आप स्टैंडर्ड ले लीजिएगा, 7 वाले के पास पड़े होते हैं पेपर में, तो 7 वाले से ले सकते हैं स्टैंडर्ड। ले आप एफर्ट तो दूसरी तरह दे रहे हो, आपको कैसे पता है? अच्छा, किसी ने बताया था, किसी की बातों में आया करो। द कॉस्ट ऑफ, किसी की बातों में आगे तो सीए कर, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकॉर्डेड। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज because at the end of balance sheet date no obligation to replace the lining exist। ये लाइन जरा काट दें, ये थोड़ी सी जरा मुश्किल अंग्रेजी है, इसको छोड़ दें। there is no obligation, काटने की इजाजत है स्टैंडर्ड में, काट दें बॉल पॉइंट से। the cost of replacing the lining is not recorded because at the end of balance sheet date no obligation to replace the lining exists। even the intention to incur expenditure depends on company deciding to, यार उसकी समरी कर लें, छोड़े परे, इसको भी छोड़ें। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन, बोले इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन ऑफ लाइनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स कंजम्पशन। इस 10 रुपए को कैसे कंज्यूम कर लेंगे? 2 रुपए की हर साल एंट्री करके, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट ऑन अकाउंट्स ऑफ हिज कंजम्पशन, दैट इज इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर द रीलाइनिंग कॉस्ट्स देन इनकर्ड। 5 साल के एंड पे ना, the relining cost then incurred are capitalized, फिर बाद में कैपिटलाइज कर देंगे वो जो मैंने 12 रुपए किए हैं। the relining cost then incurred are capitalized with the consumption of each new lining shown by depreciation over the subs। फिर हर न्यू लाइनिंग को अगले 5-5 साल पे क्या करते रहेंगे? डेप्रिशिएट करते रहेंगे। तो ये आप कुछ पेपर में लिख के आ जाएंगे। अगला पढ़ें। सवाल नहीं है भाईजान, सवाल ही है जी। इसको रिफर्बिशमेंट भी कहते हैं। एन एयरलाइन, पीआईए जहन में ला रहे हैं या शाहीन एयरलाइन का लो जरा। शाहीन एयरलाइन खत्म हो चुकी है। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ लीगल ऑब्लिगेशन टू ओवरहॉल। ओवरऑल पता क्या होता है? ओवरऑल ये होता है कि पूरा कैलकुलेटर इसके 1 2 3 4 5 6 7 पेज खोलें और अंदर वाले पेजों के पेज भी खोलें और खोल के दोबारा जोड़ दें ताकि पता चल जाए कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। इसे कहते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल ये होता है कि एक जहाज लिटा लिया जाता है जहाज को लिटा लिया जाएगा और साइडों पे सारे इंजीनियर आ जाएंगे और कोई पर खोल रहा होगा, कोई चीज करते 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 थोड़ी देर बाद पुर्जे पड़े होंगे और बाद में कुछ इंजीनियर कह रहे होंगे ये 4 पेज पता नहीं कहां से बच गए हैं। अच्छा, तो मोटरसाइकिल और गाड़ी सही करवाने जाए तो मैकेनिक भी ये कहते हैं सर ये 2 पेज बच गए ना, रख लो तेरी मेहरबानी गड्डी चाहिए। तो वो इंजीनियर माशाल्लाह पेज पूछ खोल के कहेंगे भाईजान आप इसको दोबारा लगा दो। अंदर से जहाज को देखना ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गेम अंदर ही होती है जहाज। तो जहाज अंदर से खराब हो रहा है, बाहर से देख के तो नहीं पता चल रहा, तो खोलेंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए जहाजों को ना ओवरहॉल कराना पड़ता है। ओवरऑल कराने के लिए इनको स्विमिंग पूल में नहीं लेके जाना होता। ओवरऑल कराने के लिए इंजीनियर्स आते हैं और इंजीनियर्स जो है वो 2-3-4 करोड़ रुपया कोई भी इंजीनियर्स की फर्म होगी वो ले लेगी और ओवरऑल करके एक सर्टिफिकेट बना के दे देगी। अब इस जहाज के अंदर जहाजों को उड़ाओ। An airline is required by law to overhaul its aircraft once every 3। अच्छा, ये सवाल इतना अधूरा है कि इसने तो कुछ पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, ये तक नहीं बताया हम खड़े कहां हैं। कम से कम ये तो बताया था हम खड़े कहां हैं। बस एक सवाल उसने पूछा, एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरऑल once every 3 years। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूं हम तीसरे साल के एंड पे खड़े हैं, बताएं जी
लाइबिलिटी बुक करें, लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है। शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है भाईजान आपने करवाने हैं, और तीसरे साल का एंड आ गया, चलें अगली बात करता हूं, चौथे साल का पहला दिन है, चौथे साल का पहला दिन है, क्या मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है? मैं जहाज ही बेच दूंगा, मैं जहाज, हाँ फाइन वाली बात हो सकती है कोई अगर उन्होंने फाइन लगाया क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन है, लेकिन ओवरहॉल करवा के बेचूंगा या करवाए बगैर बेच दूंगा? करवाए बगैर बेच दूंगा, वो अगला ओवरऑल कराए उसकी मर्जी है। तो उसी तरह की मिसाल, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, चाहे 3 साल गुजर भी गए हैं, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज नो प्रोविजन इज रिकॉर्डेड, द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन फॉर द सेम रीजन एज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द लाइनिंग। अच्छा पेपर में ना लिखाइएगा ये, अगर इस तरह का सवाल आ गया एज डिस्कस्ड अबव, वो भी ना लिखिएगा, बस ये बात पेपर में बस इतना सा लिख के आएंगे, द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग आर नॉट रिकॉर्डेड एज प्रोविजन, और लॉजिक अगर लिखनी हुई तो वो ये लिख के आएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू ओवरहॉल द लाइनिंग। ऑब्लिगेशन किसी की तरफ नहीं है, ऑब्लिगेशन पता कब आती है? मैं मान रहा हूं मेरे पे जिम्मेदारी है करवाने की, लेकिन जिम्मेदारी का खर्चा तो तब मैं पेबल बुक करूं जब मैं करवा लूं, अगर मैंने करवाई नहीं और पेबल बुक करना तो इस पेबल का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको काट दें। अच्छा सवाल कह रहे इवन अ लीगल रिक्वायरमेंट टू ओवरऑल डज नॉट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल अ लायबिलिटी। अच्छा ये भी काटें, ये काट दें, बिकॉज से लेके फ्यूचर एक्शन तक, फ्यूचर में आपने क्या एक्शन करने हैं छोड़ें, फ्यूचर एक्शन तक काट दें। ये वो बात थी जो हम कई घंटों से कर रहे हैं, द एंटिटी कुड अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर, कैसे? बाय इट्स फ्यूचर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट। वर्स्ट तरीन बात कर दी, अजीब सी, हमारा तो दिल भी दुखने लग गया कि हम हमारा कारोबार, कहते चुप कर जा, कारोबार बंद कर, जो मर्जी कर, ये लायबिलिटी कैन बी अवॉइडेड। कहते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एयरक्राफ्ट ही बेच दो, फिर भी तुम्हें ओवरऑल कराए बगैर बेच सकोगे, कोई मसला ही नहीं। Instead of provision being recorded, the depreciation of aircraft takes accounts of future incidence of maintenance cost. It is an amount equivalent to expected maintenance is depreciated over 3 years. जितने जितने का वो मेंटेन होगा उसको मेंटेनेंस एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, मेंटेनेंस को कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि ये 3 साल का फायदा देती है। ऐसी मेंटेनेंस जो 3 साल का फायदा दे उसको कैपिटलाइज करें, और कैपिटलाइज करके 3 सालों पे से क्या करें, डेप्रिशिएट करें। तो ये आपने नोट करना था तो कर लें। इसमें एक एंट्री जो मैंने नहीं की वो करा दें, डेप्रिसिएशन डेबिट अकम्युलेशन क्रेडिट 2 रुपए, 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 और 50 रुपए को भी अलग से डेप्रिशिएट किया जा रहा होगा, उसकी मैं डिस्कशन नहीं करा आपसे। तो इस तरह की अकाउंटिंग है, लेकिन IAS 37 इन पे नहीं लगता कि IAS 37 की रोशनी में आप लायबिलिटीज बुक कर रहे हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टीमेट, इन चक्कर में नहीं पड़ना। चलें जी, तीन किस्म की एडजस्टमेंट्स आपको पेपर में आ सकती हैं। आज मैं तीसरी पढ़ने लगा हूं, लेकिन उससे पहले जो 2 हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको रिवाइज कराने लगा हूं। कॉलेज वालों ने केस कर दिया प्रोजेक्टर वालों के खिलाफ, कॉलेज वालों ने केस कर दिया प्रोजेक्टर वालों के खिलाफ। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 2। ये बात समझ आ गई? तो कौन से वाले रूल लगेंगे, लायबिलिटी वाले, एसेट वाले? हम कॉलेज हैं, एसेट वाले, हमें पैसे आने हैं। अच्छा, मोहल्ले वालों ने केस कर दिया कॉलेज वालों के खिलाफ, कोई पार्किंग इशू बना, कुछ इशू बना, मोहल्ले वालों ने कॉलेज वालों के खिलाफ केस कर दिया। अब हम क्या फील करेंगे, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 2। अच्छा, एक ऐसा पेपर में सवाल आया करेगा जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, वो आज हम करने लगे हैं। एक ऐसा सवाल आया करेगा पेपर में जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। इसकी सादा सी एग्जांपल ले लें मिसाल के तौर पे। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि आपने मिसाल के तौर पे कॉलेज वालों ने डिस्कशन चली, स्टूडेंट्स ने कॉलेज वालों के खिलाफ केस कर दिया कि एसी गर्म हवा दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ने कॉलेज वालों के खिलाफ केस कर दिया कि एसी गर्म हवा दे रहे हैं। कॉलेज वालों ने हायर कंपनी के खिलाफ केस कर दिया कि ये एसी ही क्या जो गर्म हवा दें। आप बता दें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 3। तो कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आया करेगा जिसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी? 3।
तो इसमें दोनों रूल्स मिक्स होके लगेंगे, दोनों रूल्स मिक्स होके लगेंगे। अगर कॉलेज के आप जूते पहन के सोचें तो दोनों रूल्स मिक्स होके लगेंगे। इसको रीइंबर्समेंट कहते हैं। समझ आया लफ्ज़ रीइंबर्समेंट क्या मतलब? कॉलेज वाले जो आप कॉलेज वालों के खिलाफ केस करेंगे वो कॉलेज वाले किससे रीइंबर्स करवाने की कोशिश करेंगे? हायर वालों से। पेज नंबर 226। ओके, ग्रीक ऐसी हैं, चलो ठीक है। ये जो बरकत मार्केट पे कौन सा मैरिज हॉल है? मुगल आजम, मुगल आजम, मुगल आजम, मुगल आजम जो मैरिज हॉल है, किधर है? IS 1037 ये है। ओहो, इधर किधर है? IS 1037 ये मिसाल एक जगह नोट हुई भी है। बारातियों ने केस कर दिया मुगल आजम के खिलाफ कि खाना खाया है, 10 बंदे तो मर गए हैं और 20। यार ये ना अजीब लोग हैं, अब ऐसी बातों पे हंसते हैं। देखो, जब दुनिया के स्टैंडर्ड्स में, जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एक मिसाल में लिखा हुआ है आफ्टर अ वेडिंग 10 पीपल डाइड, तो मैं अगर ऐसी मिसाल दे दूं तो आप क्यों हंसते हैं? हद होगी। चलो अब आप मेरी बातें खुल के सुने। मुगल आजम के खिलाफ बारातियों ने केस कर दिया कि जब से दुल्हा दुल्हन गए हैं 12 बंदे मर चुके हैं और 25 बंदे अस्पताल के अंदर बिस्तर मर्ग पे पड़े हैं और 50 अस्पताल की लाइन में लगे हैं। तो आप लोगों ने क्या डाला था? कढ़ाई ज्यादा खा रहे थे हमारे लोग, क्या ऐसा डाला था कढ़ाई में? मुगल आजम पहले तो कहता रहा इन्होंने ज्यादा खाई है कढ़ाई, वीडियो के कैमराज में देख लो, ये मसला हुआ असल में। लेकिन बाद में पता चला कि मुगल आजम ने तहकीक की तो गेम निकली थी रशीद मुर्गी वाले की, कि उसने ऐसी अजीब अजीब मुर्गियां सप्लाई की थी जिसकी वजह से बेचारे मुगल आजम वाले फंस गए। अब आप बताएं हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? मुगल आजम की। मुगल आजम की अगर मैं बुक्स में मुगल आजम का अकाउंटेंट हूं तो मैं किसकी तरफ अपने आप को लायबल फील करूं? लायबल। और किसकी तरफ से मैं इनफ्लो एक्सपेक्ट करूं? रशीद मुर्गी वाले की तरफ से। और किसकी तरफ अपने आप को आउटफ्लो एक्सपेक्ट करूं? समझ आ गई ये बात? चलें ये बात नोट कर लें, फिर अगली मिसाल करते हैं। पेज नंबर है 226, 200 दफा 26, 226। भाई कल के जो लेक्चर का पार्ट बी था ना, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो वो संडे वाली क्लास में आखिरी 10 मिनट जरा सुन के आए जो फाइनल अकाउंट की डिस्कशन हुई थी। ठीक है, अच्छा कल की क्लास को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बना रहा हूँ। 12 से लेके 5 बजे तक टाइम है, खुली खुली ब्रेकें होंगी। उसमें हम एक सवाल शायद IS 37 का कर लेंगे और एक फाइनल अकाउंट का सवाल कर लेंगे। उसमें लीज की एडजस्टमेंट डाल देंगे, कोई ना कोई इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट आ जाएगी, कोई IS 12 की एडजस्टमेंट आ जाएगी। इस तरह के कोई एडजस्टमेंट्स डाल के एक सवाल फाइनल अकाउंट का कर लेंगे। फाइनल अकाउंट का सवाल शुरू होता है पता नहीं चलता से टाइम गुजर जाता है। तो कल की क्लास को ना इस तरह थोड़ी थोड़ी चीजें डाल के इंटरेस्टिंग करते हैं। बाकी वन डिश पार्टी है, कोई एक लेयर ले आए, कोई घर से जूस ले आए, कोई कुछ ले आए। तो मैं अपने लिए बिरयानी ले आऊंगा। ठीक है, अच्छा जी 12 से 5 खुली खुली ब्रेकें होंगी। पता चले 4 बजे फारग हो जाए, फारग ही हो जाए। अच्छा तो हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया है हर हफ्ते में आपको 2 दफा तंग करता हूं, बुध को और सैटरडे को। लेकिन अगले हफ्ते जो आप जा रहे हैं तो मैं सिर्फ 1 दफा तंग करूंगा। किसी एक दिन आपको अगले हफ्ते अभी तो संडे को है ना कल, अगले हफ्ते आपको तंग नहीं किया जाएगा, नॉर्मल क्लासें चलेंगी। अगले हफ्ते आपको तंग नहीं किया जाएगा, ना छेड़। यू पीपल आर मलंग? आई डोंट थिंक सो। जी मोहतरम, ये जरा खुद समझें, समझ आ रही? कोई तुक बन रही है? तुक मलंगा। आपने मोबाइल की दुकान ओपन की, कस्टमर ने आकर ये क्या मोबाइल है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस मोबाइल को मैं अलार्म लगा रहा हूं, मैं उठ नहीं सकता, ये रखो अपना मोबाइल, ये रखो। बड़े कूल माइंड आपने कहा अच्छा भाई बैठो यार, कोई आगे से मोबाइल मेरी दुकान, इस तरह ना किया करें। अच्छा यार कोई मसला नहीं है, बैठ जाए, भाई के लिए बोतल लाओ। नहीं नहीं मैं बैठो, चाय भी आ रही है, बिस्किट भी आ रहे हैं, ठंडा किया करें, अगले बंदे को ना ठंडा किया करें, उसे और ना भड़काया करें। ठीक है, पंजाबी वाले कहते हैं कि
पानी डालो तो लस्सी बढ़ जाती है, गाली डालो तो लड़ाई बढ़ जाती है। तो बढ़ाया ना करें चीजों को, खत्म किया करें। ये जिंदगी के सुनहरी असूल हैं, ये अलग से क्लासें नहीं होंगी इसके लिए। अच्छा, तो अब आप मुझे बता दें, रिटेलर किसकी तरफ अपने आप को लायबल फील कर रहा है? कस्टमर की तरफ। और आप जो रिटेलर हैं, आप नोकिया वालों को जाके पकड़ेंगे, आप जो है वो सैमसंग वालों को जाके पकड़ेंगे, आईफोन पे हाथ ना डालिएगा, आप सैमसंग वालों को जाके पकड़ेंगे, नहीं कहेंगे कोई खुदा दा खौफ करो यार, की कीता तुसी साडे नाल, हमारी बेइज्जती करानी है तुम लोगों ने। तो इसकी मिसाल अब हम करने लगे हैं। अच्छा, यहां किसके रूल लगेंगे? प्रोविजन के या एसेट के? आउटफ्लो है ना, आउटफ्लो है, जहां आपकी जेब से पैसे जाने हैं, और मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपकी जेब में पैसे आने हैं। अच्छा, मुझे ये ना बताइएगा, कुछ कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, वो भी चीजें हम किसी दिन पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ऐसा सिनेरियो समझ रहा हूं, कस्टमर किसके पास आया? रिटेलर के पास। और रिटेलर ने किससे पैसे मांगे? ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये मोबाइल की नहीं बनाई। ये बंदा इसको पैसे देगा और फिर ये बंदा इसको पैसे दे देगा या रिपेयर करके दे देगा मोबाइल, जो भी केस होगा। तो हमारे नजर में इधर से पैसे आ जाएंगे और इसको पैसे चले जाएंगे। ये प्रोविजन होगी और इधर क्या होगा? एसेट। एसेट का क्या मतलब? दो डायग्राम थी ना कल, एक लायबिलिटी वाली डायग्राम थी और एक एसेट वाली। हमने इसके खिलाफ केस किया हुआ है? नहीं, इसने हमारे खिलाफ केस किया हुआ है और इसके खिलाफ हमने केस किया हुआ। डन? सवाल ये किस पेज पे है? सवाल 226 पे। A retailer company estimates that it will cost 1 lakh to fulfill its obligations in respect of guarantees offered to its. A retailer company estimates that अच्छा, हम पॉज कर रहे हैं, इसकी मिसाल हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आप कर लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल आपको कराने हैं, पता चले उस न्यूमेरिकल को फिर जल्दी जल्दी करवाना पड़े तो कोई फायदा नहीं है। तो IS 1037 का जी पहला न्यूमेरिकल निकालना है, कल इंशाल्लाह इस मिसाल को कर लेंगे, कल ना कि परसों कर लेंगे। तो डी कमीशनिंग का न्यूमेरिकल कराना है, आपको थोड़ा सा करवा दिया है वैसे एक दफा, वो आगे से करवाना है, आगे से भी नहीं, शुरू से रिवाइज कर लेंगे। लेक्चर नोट्स निकाल लें एंड पे, किधर है? 698 पे। ये सवाल करवाया हुआ यार, थोड़ा सा तो करवाया हुआ एक दफा। $698 ये एंट्री भी कराई हुई आपको। चलें जी, ये न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह कल भी हमने इसी तरह का न्यूमेरिकल करना है। कल मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। ये ना IS 37 टाइप चीज है, किसे कहते हैं? IFRIC 1, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी 1। चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डी इंस्टॉलेशन, रिस्टोरेशन ऑफ साइट एंड सिमिलर लायबिलिटीज। एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा है 300 मिलियन का, इसमें इंस्टॉलेशन शामिल है या डी इंस्टॉलेशन? अभी इंस्टॉलेशन शामिल है, यानी हो सकता है 200 पेज इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा, पेज 698। अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग 300 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। शायद 280 का प्लांट का बिल हो और 20 रुपए इसमें क्या हो? इंस्टॉलेशन। इसकी लाइफ कितने साल है? इट इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 16। इट इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू डी इंस्टॉल द प्लांट। आप बता दें, इसीलिए ये IS 37 से ना लिंक्ड है। Is it a legal obligation or constructive obligation? Legal obligation. What is past event? Excellent. Installation. Install हो गया, देख वाली बात कल वाली याद है? इंस्टॉल हो गया तो डी इंस्टॉल करना क्या है? जरूरी है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट है या कंफर्म है कि मजदूर कितने पैसे देंगे? कितने साल बाद? 12 साल बाद मजदूर कितने रुपए लेंगे? 100 मिलियन समझ लें, जो मर्जी समझ लें, फिलहाल रुपीज 100 है। द प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट इज 7%। ये कब की बात है? 1 जनवरी 16 की। ये 1 जनवरी 16 की बात है। ऑन 1 जनवरी 18 एस्टीमेट इज रिवाइज्ड। एंड नाउ फ्यूचर, जी चेंज इन एस्टीमेट कहेंगे इसको। एंड नाउ फ्यूचर डिस्मेंटलिंग इज एस्टिमेटेड एट, महंगाई हो गई। 2016 में हुकूमत थी इमरान खान की, 2018 में शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई। हमने कहा मजदूर 100 नहीं, मजदूर शायद कितने मांगे? 140। एंड नाउ द डिस्काउंट रेट भी चेंज हो गया मार्केट में। डिस्काउंट रेट कितने परसेंट है? 6% है। मुझे बताएं कहां तक सवाल सॉल्व करते हुए मैं इस लाइन को ना पढ़ूं?
एक्सेलेंट। 31/12/17 तक पहले मुझे पहुंचने दें, फिर आप मुझे कहिएगा ये वाली लाइन जरा पढ़ लें। तो इस लाइन को भी सवाल से मैं इग्नोर कर रहा हूं जब तक कि मैं कहां तक ना पहुंच जाऊं। 31/12/17 तक मैं सारी कैलकुलेशंस क्या एज्यूम करके करूं कि मेरा अंदाजा है मजदूर कितने पैसे लेंगे, 100 रुपया, और डिस्काउंट रेट कितना है, 7%। अनलेस के सवाल बता दे, डिस्काउंट रेट दे दे। अच्छा जी, तो इसको मैं इग्नोर करूं, तो शुरू करते हैं जी, एंट्रीज करना। साल बताएंगे? नहीं, साल साल साल, ईयर एंड 31/12/16। यकम जनवरी 16 को प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश कितना दिया जी, 300। इस 300 को अभी एसेट की कॉस्ट में ना डालें, क्योंकि डिसमेंटलिंग की पेमेंट कर दी है या करेंगे, डिसमेंटलिंग की पेमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। इसको हम कहा करेंगे अंग्रेजी में लाइबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग, बट दिस लाइबिलिटी इज ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। जरूरी नहीं 12 साल बाद इंस्टॉल करें, पहले भी कराना पड़ सकता है। दिस इज अनसर्टन इन टाइमिंग एंड अमाउंट, देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोविजन। ऐसी लाइबिलिटी जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाए उसको क्या कहते हैं। अच्छा, इस तरह की एंट्री वैसे आपने कभी की हुई है? प्लांट खरीदा, थोड़े से पैसे दे देंगे, थोड़े से दे दिए, उस तरह की एंट्री बन रही है। तो प्लांट खरीदा, खरीदने के पैसे और इंस्टॉलेशन के दे दिए, बाकी दे देंगे। अच्छा, दे देंगे कैसे निकलेंगे, मुझे बताएं कितने पैसे देने हैं। सो ये फ्यूचर वैल्यू है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू है। तो ये आपने पैसे देने हैं यकम जनवरी 16 के बाद जम मारे यकम जनवरी 26, तो 31 नहीं, ये बोंगी होती है, 2028 नहीं है। 12 साल घर जाके ना अकेले में बैठ के गिनना किचन में फ्रिज के पास। यकम जनवरी 16 के बाद जम मारो यकम जनवरी 26, कितने साल हो गए, 10। ये तो नहीं बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। यकम जनवरी 16 के बाद जम मारो यकम जनवरी 26, कितने साल हो गए, 10। 31/12/26, 31/12/27, 31/12/27 को हमने ये प्लांट क्या कराने, डी इंस्टॉल कराने। जिसको फिर भी मसला आ रहा है तो क्लास के बाद साथ वाले से समझ ले। तो यकम जनवरी 16 के बाद 10 साल गिनवाएं, यकम जनवरी 26, और यकम जनवरी 26 में 2 साल डालें, 31/12/26, 31/12, और यार वही बात होगी ना, यकम जनवरी 28 को ये लोग पहुंचना चाह रहे थे, तो यकम जनवरी 28 बिल्कुल सही करें। यकम जनवरी 28 को कितने साल पूरे हो जाएंगे, 12 साल पूरे हो जाएंगे। मुंह से 31/12/28 निकल गया था, मुंह है ना, गलती से हो गया। अच्छा जी, बोलें 100 कितने सालों बाद, 1.07 रेज़ टू पावर -12 जी, 44.4। ठीक है, 44.4 कर लें। तो हमारा डिसाइड ये हुआ कि पॉइंट के बाद फिलहाल हम एक डिजिट यूज कर रहे हैं। आप बता दें जी प्लांट की कॉस्ट 344.4। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इस टॉपिक में आपस में बहने हैं। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, साथ ही आपने इंटरेस्ट की एंट्री कर लेनी है। ये जरा कहीं लिख लें साथ वाले के रजिस्टर पे, जो 2 लाइनें लिखी होती है ना, उसके ऊपर जाके। हमारे केमिस्ट्री के टीचर होते थे, वो जो 2 लाइनें होती थी ना, उसके ऊपर हमें जबरदस्ती लिखवाते थे कि खुदा के लिए ये रिसोर्सेज जाया ना किया करो तुम लोग। अस्तगफुरुल्लाह, इधर कोई ऊपर सफे फड़े जा रहे होते थे, लेकिन वो तो कॉन्सेप्ट देने के लिए थे ना, कॉन्सेप्ट देने के लिए थे। लिखना यह कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री इस टॉपिक में साथ साथ चलानी है। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, साथ और एक और एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री साथ साथ चलानी है, साथ साथ करनी है। अच्छा जी, क्यों? अब इधर रीजन सुन लें। एसेट वैल्यू लूज करेगा तो इसकी डिडक्शन की एंट्री, और लायबिलिटी को आपने आहिस्ता आहिस्ता 100 पर पहुंचाना है। एसेट को डिप्रिशिएट करते करते 0 पर लाना है, और लायबिलिटी को 44 से ग्रो कराते कराते 100 पर लाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब जब 44 से लायबिलिटी बढ़ते बढ़ते 100 पे पहुंचेगी तो इसे कहते हैं डिस्काउंट खोलना। डिस्काउंट खोलना ये कोई इस किस्म की चीज होती है कि ये 12 साल है फर्ज करें, तो 12 साल बाद मैंने कितने रुपए देने हैं? 100 रुपए। आज अगर देने पड़े
44.4। तो इसको ना इस तरह आपने समझना है, जैसे मैंने बैंक से उधार ले लिया 44, इस तरह समझना है आपने। मैंने बैंक से उधार ले लिया 44 आज, और 12 सालों बाद वापस कितना करना है 100। तो इसका डिफरेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाला करना है। ये 44 आपने एसेट में डेबिट करना है। ये 44 फर्ज करें साल के एंड पे 50 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा, फिर मिसाल के तौर पे 62 हो जाएगा। चलते 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 ये 100 रुपया पहले 12 साल बुला के पीछे मैंने डिस्काउंट किया। इस डिस्काउंट को अब मैं क्या करूंगा, खोलूंगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट खुलेगा ये फाइनेंस कॉस्ट में डेबिट होगा या एसेट की कॉस्ट में डेबिट होगा? ये फाइनेंस कॉस्ट में डेबिट होगा। इसको आपने प्रिंसिपल टाइप कोई चीज समझनी है कि मैंने प्रिंसिपल उधार लिया 44.4, इधर प्रिंसिपल भी वापस करूंगा 44.4, और 12 सालों का इंटरेस्ट साथ साथ वापस नहीं कर रहूंगा। 12 सालों का इंटरेस्ट एक ही दफा वापस करूंगा 100 रुपए में डाल के। 100 रुपए में आप दो चीजें डली होंगी इन द एंड। 12वें साल के एंड पे 100 में 44 का इंटरेस्ट वापस कर रहे होंगे, 44 का प्रिंसिपल वापस कर रहे होंगे, और 100 माइनस 44 का क्या, लेकिन वो इंटरेस्ट हर साल बुक करना पड़ेगा। इसे कहते हैं डिस्काउंट को खोलना। और डिस्काउंट जब खुलता जाएगा, डिस्काउंट किया था तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी, अब डिस्काउंट खोलते रहेंगे, लाइबिलिटी बढ़ती रहेगी, ताकि बढ़ते बढ़ते लाइबिलिटी किस पे पहुंचे 100 पे। डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले कर दें। प्लांट की कॉस्ट पकड़े 31, 12, 16। बोले जी, डेप्रिसिएशन डेबिट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कॉस्ट इनटू नहीं डिवाइडेड बाय 12, 28.7। चलिए जी, 31, 12, 16। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट साथ साथ चलाएं। लाइबिलिटी को मैं खड़ा रहने दूं 44.4 पे, या लाइबिलिटी इन द एंड 100 रुपए पे सेटल होनी है? तो थोड़ा सा बढ़ा लें पहले साल के एंड पे। इसको बैंक लोन टाइप चीज समझे और ये लाइबिलिटी बढ़ाएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ये पे हो गया इंटरेस्ट या 12 साल के एंड पे पे होगा? समझ ले, मैंने 44 का लोन ले लिया, बस इसको निकालेंगे ऐसे 44.4 इंटू 7%, 3.1। जी मैं बताता हूं, ये कौन सा साल हो गया 16। मेरा दिल तो चाह रहा था कि आमने सामने करूं ताकि चीजें समझ आए, लेकिन मैं किसी वजह से कर नहीं रहा। अब मेरा ईयर एंड कौन सा है जी? 31, 12, 17। अगर आप रिदम से चीजें चलाना चाह रहे हैं तो एसेट खरीदने की एंट्री इस साल कोई होगी? रिदम से चीजें चलाना चाह रहे हैं तो अगर मैं यहां एसेट खरीदने की एंट्री करूं, डेप्रिसिएशन की अगले साल एंट्री करूं, इंटरेस्ट की अगले साल एंट्री करूं, मैं इधर करूंगा तो आपको ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। व्हाइट बोर्ड की जगह मुझे उधर चाहिए, इस वजह से मैं नीचे कर रहा हूं। तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया, क्यों कि 1 जनवरी 17 को मैंने कोई एंट्री नहीं करनी एसेट खरीदने की। तो ऐसे ही समझने के लिए आप भी कर लें, क्योंकि आज पहली क्लास है। 1 जनवरी 17 को कोई एंट्री नहीं, किस चीज की? एसेट बाय करने की। अब दो एंट्रीज कर दें, और डेप्रिसिएशन की और इंटरेस्ट की। डेप्रिसिएशन की क्यों? क्योंकि प्लांट वैल्यू लूज कर गया। इंटरेस्ट की क्यों? हम आहिस्ता आहिस्ता लाइबिलिटी पे करने के करीब होते जा रहे हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ाते रहें ताकि 44 से ग्रो करके किस पे पहुंच जाए 100 पे। चलें 31, 12, 17 डेप्रिसिएशन डेबिट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी अमाउंट 28.7। हाँ 28.7। अच्छा, अगर तो ये इंटरेस्ट पे हो जाता ना तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट 44 पर ही इंटरेस्ट लगता अगले साल का, लेकिन अभी ये इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। अगर पे नहीं हुआ तो कम पाउंड होगा, फिर कम पाउंड होगा। अगर पे हो जाता, अगर मैं ऐसी एंट्री करता प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, तो फिर तो ये साथ पे भी हो जाता। अभी पे हो गया या स्टिल पेएबल है? अब जरा मुझे सोच के बताएं, अगले साल का पेएबल 44.4 या 44.4 जमा 3.1 पे कैलकुलेट करूं? 44.4 भी और 3.1 भी, तो इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ करेगा। 31, 12, 17 जी इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग क्रेडिट। मेंटल या डिसमेंटल? डिसमेंटल। ये मेंटल की भी अगली फॉर्म है। अच्छा बताएं जी, 44.4 प्लस 3.1 इंटू 7%, 3.3। अब सवाल अभी हमने देखा था 1 जनवरी 18 को मसला आ गया, तो 1 जनवरी 18 को मसला हो गया। लेकिन अगर 1 जनवरी 18 को मसला ना होता तो अगले साल का इंटरेस्ट कैसे निकलता? अगले साल का इंटरेस्ट 44.4 प्लस 3.1 प्लस 3.3 या फिर 47.5 प्लस 3.3, जो भी 47.5 को गायब कर दें तो अगले साल का इंटरेस्ट बोलें कैसे निकलता?
44.4 प्लस पहले साल वाला भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, दूसरे साल वाला भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, अब तीसरे साल प्रिंसिपल जमा पहले साल का इंटरेस्ट जमा दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीनों इकट्ठे होके कैलकुलेशन में जाएंगे। लेकिन इस तरह अगर आप बार बार इंटरेस्ट जमा करते रहेंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल होती जाएगी। लेकिन यह तरीका भी कैलकुलेशन का आपने सीखना है। हम जो पेपर में किया करेंगे वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट तरीका है, वो अब आप हजरात ने जरा फोकस करके नोट करना है। पेपर में हम ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन देख ही नहीं रहे थे आप, ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन नहीं किया करेंगे, बल्कि ये एक टेबल फॉर्म में डाल के सारी कैलकुलेशंस कर लिया करेंगे। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ये जी एक वर्किंग खोलें, इस वर्किंग को हम किया करेंगे। चलें जी भाईजान, डेट ऑफ परचेज बताएं। यकम जनवरी 16। दोबारा से मैं काम करने लगा हूं, बट इन जनरल एंट्रीज फॉर्म या टेबल फॉर्म? टेबल फॉर्म। कॉस्ट बताएं। सबर 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 सबर, इधर देखें, कॉस्ट आया करेगी भाईजान 300 जमा पीवी ऑफ 100, ऐसे ही आया करेगी ना कॉस्ट, 300 जमा पीवी ऑफ 100। कॉस्ट आया करेगी 300 जमा पीवी ऑफ 100। उसका तरीका क्या हुआ करेगा? उसका तरीका ये हुआ करेगा कि 300 को लिख के यहां देखिए 300 को लिख के हम यहां छोड़ देंगे और इसको जरा होल्ड पे लगा देंगे और प्रोविजन की अमाउंट निकालेंगे यकम जनवरी 16 पे। उसके निकालने का तरीका ये हुआ करेगा, इस लाइन को थोड़ा मैंने लंबा रखा है इस वजह से कि मैं 100 को यहां लिखूंगा और इसको 12 साल पीछे बुलाऊंगा। अच्छा, 100 को यहां लिखूंगा और इसको 12 साल पीछे बुलाऊंगा, तो 100 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -12, ये वाली। तो तरतीब बता दें। तरतीब यहां क्या लिख लो पहले? ये तो एसेट की कॉस्ट में जाना ही जाना है। इसके अलावा डिसमेंटलिंग जानी है या डिसमेंटलिंग की पीवी? डिसमेंटलिंग की पीवी। ये 100 रुपया क्या है? डिसमेंटलिंग की फ्यूचर वैल्यू, ये डिसमेंटलिंग की फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन मैंने एसेट की कॉस्ट में क्या डालनी है? पीवी। ये वाला कॉलम एंड पे फिल करेंगे। 100 इंटू 1 रेज़ टू पावर -12 जी 44.4। अच्छा जी, आप बता दें 300 में ये वाला 44.4 में डालूंगा तो वो पहले निकालूंगा। आप बता दें व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? 344.4। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, 1-2 मिनट में दे रहा हूं। एंट्रीज इस तरह भी नोट कर लो, इस तरह भी कैलकुलेशन आनी चाहिए। कभी छोटा मोटा सवाल है तो इसी तरह कर लेंगे, टेबल टेबल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कुछ छोटा मोटा सवाल हुआ तो इस तरह कर लिया करेंगे। 1-2 साल का सवाल हुआ, लेकिन वो सवाल 10-12 सालों के आते हैं, तो बीच बीच में से मिस करके साल आते हैं, तो इसलिए वो मेथोडोलॉजी हमने सीखनी है। लेकिन कोई 1-2 साल का सवाल है आसान से तो वो इस तरह भी हो जाएगा। चलें जी, अब आप मुझे एंट्री बताएं क्या बनी। अब इधर से देख के कोई बच्चा एंट्री बता सकता है? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट लाइबिलिटी क्रेडिट, ऐसा ही है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और लाइबिलिटी, वही बनी एंट्री बन गई। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, डन। अब 31/12/16, 31/12/16। डिप्रिसिएशन के आगे आपने डेट नहीं लिखनी। डेट लिखे बगैर पहले क्या निकाल लेनी है? ये बात आपको शायद हेल्प आउट करे कल की क्लास में। डेट लिखे बगैर आपने पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेनी है। डिप्रिसिएशन भी मैं निकालूंगा और इंटरेस्ट भी निकालूंगा। पहले आप मुझे डिप्रिसिएशन निकलवाएं। डिप्रिसिएशन व्हाट इज कॉस्ट? 344.4 इंटू डिवाइडेड बाय 12 साल। जी बोलें। 28.7। डेप्रीसिएशन के सामने डेट नहीं लिखनी, किसी वजह से कह रहा हूं, वजह भी नहीं बता रहा। डेप्रिसिएशन के सामने डेट नहीं लिखनी और डेट लिखे बगैर डेप्रीसिएशन निकाल लेनी है। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अब आप डेट्स लिख लें, कोई मसला नहीं। 31/12/16। अब आप बीवी का लफ्ज लिखूं या कैरिंग अमाउंट का?
कैरिंग अमाउंट का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्लांट की बीवी हो और प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट हो तो दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलने के लिए बेहतर है लफ्ज कैरिंग अमाउंट लिख लें इंस्टेड ऑफ बीवी। तो बीवी को साइड पे रखें, सीए को ले आए आप। तो ठीक है जी। तो नहीं समझ गया क्या मतलब मैंने कहा बुक वैल्यू को साइड पे रखें और सीए को ले आए। आप समझ रहे हैं, बीवी को साइड पे रखें और सीए को ले आए। तो बुक वैल्यू को साइड पे रखें, बेहतर लफ्ज क्या है? सीए। सीए बेहतर लफ्ज है बीवी से। और मतलब ये है कि एसेट की भी कैरिंग अमाउंट होगी और लायबिलिटी की भी कैरिंग अमाउंट होगी ना। दिमाग की गरारी जो है ना हर वक्त, मतलब समझ गए? ठीक है, चलें जी, एसेट की कैरिंग अमाउंट निकालें। 315.7। मोहतरम मुतवज्जे हो जाएं और जल्दी जल्दी जल्दी, रोजा खुलने वाला है, मुतवज्जे हो जाएं इधर। आपने आप एक काम करना है, आपने इस तारीख पे उंगली रखनी है। इस तारीख पे बहुत मजे की बातें हैं, तसल्ली से सुनते रहे। इस तारीख पे उंगली रख के सोचना है, 1 साल गुजर गया है एसेट खरीदे हुए। इट मींस 11 साल बाद डिसमेंटल हो जाना है। रेज टू पावर -11। मैंने यहां से नहीं किया था, यहां से नहीं किया था, यहां से नहीं किया था। रेज टू पावर -11 कितने साल बाद डिसमेंटल हो जाना? 11 साल बाद डिसमेंटल हो जाना। तो रेज टू पावर -11 जरा ट्राई करें, फिगर क्या है? 40.5। इट इज ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, इट इज क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन एसेट को कम करती है लेकिन इंटरेस्ट लायबिलिटी को बढ़ाता है। बैलेंसिंग निकालें इन दोनों का बैलेंसिंग। 3.1 पुठे तरीके से निकाला मैंने। 3.1 सीधे तरीके से भी निकल सकता था, मैंने पुठे तरीके से निकाला। सीधा तरीका क्या था? हिम्मत हौसला। सीधा तरीका क्या था? सीधा तरीका क्या था? सीधा तरीका क्या था? 44.4 इंटू 7%। सीधा तरीका ये था, सीधा तरीका ये था। पुठा तरीका 100 लिख के आपने नजर इधर लेके जानी है। 31 12 16 कितने साल हो गए खरीदे हुए? इंशाल्लाह कितने साल बाद मेंटल हो जाएंगे? 11 साल बाद डिसमेंटल हो जाएंगे। तो अब 11 साल रह गए मेंटल होने में। रेज टू पावर -11 जी 47.5। बैलेंसिंग 3.1। 28.7 की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। 3.1 की एंट्री बताएं। लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। दूसरा साल आपने खुद ही करना है, वो जरा कर लें, फिर मैं एहतियातें कुछ दोबारा बतानी है आपको। दूसरा साल खुद ही कर लें। डेप्रिसिएशन / इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन वही 28.7 है। ऊपर वाली क्लास में व्हाइट शर्ट, कंधे पे हाथ ना रखो उसके। चलो बैग पकड़े, कैलकुलेटर निकाल रहे हो, जल्दी निकालो। वेल डन। ये जो कल जिन भाई ने माइक पकड़ा हुआ था उनको जरा माइक दें। क्या नाम है उनका? दानियाल भाई को माइक दिया जाए जी। दानियाल खड़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा ठीक है, मुझे बता दो कौन सी 2 एंट्रियां साथ साथ चलानी है? ठीक है जी, वेल डन। अच्छा अब मोहतरम कर लिया दूसरा साल? लकीली या अनलकीली 3.3 आया बैलेंसिंग? 3.3 आ गया बैलेंसिंग। ओके माइक अपने पास ही रखें ऑफ करके। समझ आ गया आपको? बातें भी आसान है, थोड़ी थोड़ी एहतियातें सुन लें।
थोड़ी थोड़ी एहतियातें। डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 2016। यहां क्या लिखूं? कॉस्ट इज सम ऑफ परचेज प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। कॉस्ट इज सम ऑफ purchase price plus present value of decommissioning. What is the future value of decommissioning after 12 years? 100. What is its present value today? कितने साल हैं डिसमेंटल होने में भी? 12 साल। 44 पॉइंट। तो कॉस्ट इज सम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ decommissioning. That is 344.4. Asset debit, cash credit, provision for decommissioning credit. डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट नहीं लिखनी, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। मुस्कुराना। डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट नहीं लिखनी, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 जी 28.7। जब 28.7 के 7 की ब्रैकेट क्लोज हो जाए, अब धड़ाधड़ डेट्स लिखें, कोई मसला नहीं है। 31/12/16 तो इट इज द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन और 31/12/16 कैरिंग अमाउंट 315.7। असल में अब जो कैलकुलेशन आपने करनी है ना, उसके लिए आपको डेट चाहिए, वो डेट अब जरूरी है। अब जो आपने कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आपको डेट चाहिए। क्या मतलब? मींस ये 100 रुपया अब कितने साल पीछे बुलाना है, उसके लिए एक तरीका होगा कि जरा सोच के मुझे बताएं किस दिन खरीदा था प्लांट, हम कहां खड़े हैं, कितने साल बकाया रह गए हैं, 11 साल बकाया रह गए। तो 100 रुपए को कितने साल पीछे बुला लें? 1.07 रेज़ टू पावर माइनस 11। ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट निकल आएगी। ये आपने वो जो 100 रुपया था इसको डायरेक्ट बुला के यहां खड़ा कर लिया। पहले आपने 100 रुपए को बुला के यहां स्टैंड कराया था, अब आपने यहां स्टैंड करा लिया उसको जी 47.5। इट कैन बी बैलेंसिंग 3 पॉइंट, इसका नाम स्लैश इंटरेस्ट। अब एंट्रीज 2 बता दें। 28 से 7 रुपए की डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट। इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। चलें जी आगे। डेप्रिसिएशन से पहले डेट ना लिखें और रिमेनिंग लाइफ भी ना निकालें, क्योंकि कोई फटाफटा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी। रिमेनिंग लाइफ भी ना निकालें, डेट भी ना लिखें। मैं छोड़ दूं। कितनी ऑप्शन आ गई? 28.7। अब डेट जो लिख दें जब इसमें निकल आई, अब डेट लिख दें 31/12/17। 31/12/17 कैरिंग अमाउंट 287। अब 31/12/17 पे उंगली रखेंगे हम और इस तरह सोचना है कितने साल हो गए? 2। कितने साल बाद मेंटल हो जाने? 10 साल बाद मेंटल हो जाने। अगर आज मेंटल हो जाए तो कितने पे होंगे? 1.07 रेज़ टू पावर माइनस 10 जी 50.8। 50.8। अब शायद हमने वो 100 रुपए को दूसरे साल के एंड पे बुला लिया जी। बैलेंसिंग 3 पॉइंट, ये बढ़ रही है। लाइबिलिटी ग्रो होते 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 44 का दरख्त था, बीज डाला, वो सॉरी फल निकला, फल निकलते 100 रुपए पहुंच जाएगा। तो ये 50.8 निकल आई, इससे ये बैलेंसिंग आई। आप बता दें डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट, और इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अच्छा भला चल रहे थे, 12 साल इसी तरह चलते रहते, लेकिन रास्ते में रोड़े आ गए। रोड़ा देखें, रोड़ा रोड़े कर लें, रोड़े रेवड़ी। अच्छा भला चल रहे थे, रेवड़ी वन डिश हो सकती है। अच्छा भला चल रहे थे, रेवड़ा आ गया ऑन 1 जनवरी 2018। स्पीड ब्रेकर आ गया। अच्छा भला हम इसी स्पीड से चल रहे थे, हमने तो इसी धुन में 12 साल चलते रहना था। आपको पता है नशा जो चढ़ता है, 2 साल की एंट्रीज होगी नशा पूरा करने के लिए, 12 साल की हमें पूरी करनी थी। चल भाई रिसीव चल। लेकिन 1 जनवरी 18 को किसी ने हमें लाया, भाईजान कुछ और हो गया, दुनिया बदल गई है, नया वज़ीर आज़म आ गया, खुदा के लिए रुक जाओ, जिस तरह तुम चल रहे थे उस तरह नहीं है। ऑन 1 जनवरी 18 एस्टीमेट इज रिवाइज्ड एंड फ्यूचर मेंटलिंग महंगी हो गई। अब मेंटल भी महंगे होते हैं, तो कितने रुपए की मेंटलिंग होनी है? और डिस्काउंट रेट क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान उस क्लास में माइक ऑन करें और ये कलर बताएं। उस क्लास चुप चुप अच्छा ठीक है।
अल्लाह आपको नसीब करे। ये देखें, ये अब आप होल्ड करें और ये होल्ड करके अब आप यकम बोले 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 कब कैलकुलेशन करने लगे? यकम जनवरी 18 पे खड़े हो। यकम जनवरी 18 पर अब आप खड़े होंगे और यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर एक लाइन में खाली छोड़िए, रिवाइज करें अपनी कैरिंग अमाउंट्स को। एक पता है डिग्री आई भी रिवाइज सीए। अच्छा, तो अब आप अपनी कैरिंग अमाउंट्स पे क्या करें? रिवाइज करें। ठीक है जी। अब उस बच्चे को मैं शाबाश दूंगा जो ये बताएगा कि मैं रेज टू पावर माइनस कितना लिखूं। आई रियली अप्रिशिएट। 10 नहीं लिखना है क्योंकि एक दिन है, एक साल नहीं है, ये ना होने के बराबर है। स्टिल फील कितने साल गुजर चुके, और इधर तो आई एम स्टैंडिंग एट सेम डेट 31/12/17 की रात को सोया, यकम जनवरी 18 की सुबह उठा, बस इतना सा फर्क पड़े, साल गुजर गए बीच में। तो मैं डिसमेंटलिंग के 1-2 घंटे शायद करीब हो गया हूं, लेकिन एक साल तो नहीं करीब हुआ ना, किसको उठा के मैं बदल दूं। तो पहली गलती बच्चे ये करते हैं, यहां रेज़ टू पावर -9 और फिर आगे सारा छिकते हैं उसी तरह। तो इसलिए ये पहली ब्लंडर नहीं मानना आपने। तो व्हाट इज द डेट आई एम स्टैंडिंग टुडे? यकम जनवरी 18, और पिछली रात को भी मैं 31/12/17 में खड़ा था। अब मुझे बता दें, मैं रिवाइज्ड फिगर लूं या ओल्ड फिगर्स लूं? रिवाइज्ड फिगर लूं। 100 लूं, 140 लूं, कभी 100 भी नहीं दिया करने टीचर को। 100 लूं, 140 लूं। दोपहर को 2 से 5 बजे तक टैक्स वालों ने बुलाया हुआ है, सुबह 9 से 12 बजे तक टैक्स वालों ने बुलाया हुआ है, और कल 12 से 5 बजे तक आपने बनाया हुआ है। अब टीचर भी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ऑन यकम जनवरी 2018 एस्टीमेट इज रिवाइज्ड 100 कितना हो गया? 140, और 7% 6%। इधर क्या लिखूं? 140 इंटू 1.06। लेकिन एक चीज नहीं बदलनी क्योंकि वो बदली नहीं। कितने साल बाद डिसमेंटल होने? स्टिल 10 साल। अच्छा जी, व्हाट इज द आंसर? 78.2। 78.2। ओके, अब आप मुझे बताएं बैलेंसिंग कितना आ रहा है? भाई एसेट में कोई चेंज आई थी जब मजदूरों के पैसों में चेंज आई थी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एसेट में कोई चेंज आई है जब मजदूरों के पैसों में चेंज आई है? तो मैंने एसेट को नहीं छेड़ा अभी, मैं तो सिर्फ इस कॉलम को छेड़ा है, प्रोविजन को ऐसे किया जाके सिर्फ प्रोविजन वाले कॉलम को छेड़ा है। बैलेंसिंग बताएं। 27.4। कोई माइक लाल बता दे इंटरेस्ट कितना है इसमें? वक्त ही नहीं गुजरा, वक्त ही नहीं गुजरा। इधर था इंटरेस्ट 12 और 11 के डिफरेंस में, 1 साल करीब हो गए थे मेंटल होने के। 11 और 10 1 साल करीब हो गए थे। कितने साल करीब हो गए हैं? इंटरेस्ट का तो वक्त से ताल्लुक होता है। 31/12/17 की रात को खड़ा हूं या यकम जनवरी 18 की सुबह खड़ा हूं? 31/12/17 की रात को खड़ा हूं या यकम जनवरी 18 की सुबह को खड़ा हूं? इंटरेस्ट पे तो कोई फर्क शायद आ जाके फिर फर्क कहां डालें हम? ये जो लाइबिलिटी बढ़ गई है ना मेरी, 27/4 हो गई है। 27/4 से मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है या 40 रुपए से बढ़ी है? 40 रुपए से फ्यूचर वैल्यू के एतबार से बढ़ी है, प्रेजेंट वैल्यू के एतबार से कितनी बढ़ी है? ये लाइबिलिटी का बढ़ना इंटरेस्ट में डालूं ना डालूं, ये जरा मुझे बता दें, क्यों ना डालूं? जब ये लाइबिलिटी वक्त गुजरने की वजह से नहीं बढ़ी। जब लाइबिलिटी पहली दफा रिकॉर्ड की थी तो वो भी मजदूरों के पैसे मांगने की वजह से रिकॉर्ड की थी और वो एसेट में डाली थी। आज जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये वाली जो लाइबिलिटी मैं आपको शो कर रहा हूं, ये वक्त गुजरने की वजह से नहीं बढ़ रही, ये भी मजदूरों के पैसे मांगने की वजह से बढ़ रही है। तो इट विल हिट दी एसेट अकाउंट। ये किसको हिट करेगी? एसेट अकाउंट को। और मुझे उम्मीद है आप इंटरेस्ट तो इधर वैसे भी नहीं कैलकुलेट करके आएंगे क्योंकि आपको फील हो जाएगा अभी तो वक्त गुजरा नहीं, तो इंटरेस्ट किस चीज का? तो यहां क्या लिखूं आप? यकम जनवरी 18। इसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट। आइए सेट पढ़ा है ना आपने, चेंज इन एस्टीमेट। रिट्रोस्पेक्टिव डील ना करें, यानी ये मत सोचें पिछले सालों में क्या हो गया, बस इस साल और अब अगले साल में इसको चेंज करें। रिट्रोस्पेक्टिवली डील ना करें। ना ना कुछ भी नहीं, बस इस 27/4 की एंट्री अधूरी सी बोले, लाइबिलिटी क्रेडिट एसेट एंट्री पूरी करते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट, और ये अमाउंट फिर इधर आ जाएगी, ये अमाउंट इधर आ जाएगी 314। अल्लाह का शुक्र है एसेट की अमाउंट भी रिवाइज हो गया, डेप्रिसिएशन पे भी हिट होगा। क्लियर? चलेंगे। अब ये एक नई एंट्री है जो मुझे किस दिन खड़े होकर करनी पड़ेगी? यकम जनवरी 18। इसके सामने कर दो,
हाँ, इसके सामने मैं कर देता हूं, क्योंकि पहली दफा ऐसा खरीदा था तब भी लाइबिलिटी बढ़ी थी, आज मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांगे तब भी लाइबिलिटी बढ़ी, क्योंकि अभी 18 की 2 एंट्रीज मेरी रहती हैं। वो तो रोड़ा आ गया ना बीच में। रोड़ा किस दिन आया? यकम जनवरी 18 को आया रोड़ा। तो यकम जनवरी 18 को मेरे स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर को मैंने हैंडल कर लिया। अब जब साल का एंड आएगा तो नॉर्मल तरीके से 2 एंट्रीज इसी तरह होनी है। वो कौन सी? साल एसेट इस्तेमाल होगा और 1 साल लाइबिलिटी पेमेंट के करीब हो जाएगी। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है इसके सामने कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कौन सा साल है? ईयर एंड 31/12/18। ईयर एंड इज 31/12/18। जी एंट्री बोले, यहां से देखें ना, एसेट प्लस हो रहा है तो क्या करूं? डेबिट। और मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांग लिए, 40 से एंट्री नहीं करनी, 27/4 से। जी प्लान डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। डेट यकम जनवरी 18। जी 27.4। ओके, फिर ये अब आपका इम्तिहान है। सबको ट्राई करने दो। डिप्रिसिएशन निकाल दें और 31/12/18 के साल का इंटरेस्ट निकाल दें। कोई आपके ऐसा बंदा तो नहीं साथ बैठा हुआ जो डिप्रिसिएशन निकालने से पहले उसकी डेट लिख रहा हो? ऐसा ना करने दीजिएगा। डिप्रिसिएशन निकालने से पहले डेट ना लिखने दीजिएगा। पहले डिप्रिसिएशन निकाल ले फिर डेट लिख ले, वरना कंफ्यूजन आ जाएगी। रिमेनिंग लाइफ आप गलत निकाल लेंगे। बड़े बड़े लोग हैं आज माशाल्लाह। यार इधर आ, इधर इधर इधर। हाँ जल्दी आ। इसने भी एफर्ट फर्स्ट स्टैंड में निकाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू कभी गायब भी हो जाता था क्लास में। क्या किया था जरा इनको बताओ, आखिरी दिनों में क्या किया था? कितने सवाल करके आए थे? वालेकुम अस्सलाम। क्या है सर? ठीक, जल्दी करना। अच्छा, कंसोलिडेशन वाला सवाल कितना किया था? सारा किया था। कितने % सही हुआ होगा? 80-85। उससे पहले आपने पास पेपर किए थे घर में इसके सारे, एक सिटिंग में या कई सिटिंग्स में? नहीं सर, वो जो आपने करवाए थे ना पास पेपर, उन्हीं की रिवीजन वगैरह की थी। सारे पास पेपर जो 5-4 रामन सवाल थे वो एक सिटिंग में नहीं किए थे? नहीं, प्रैक्टिस आखिर पे की। IS12 का सवाल कितने % किया था? वो भी सर 90%। 90% किया था। ये क्या वजह है? वो सवाल क्यों 90%? ये 2 हुए? परसेंटेज बता रहा हूँ जो मतलब अच्छा ठीक है। और लीज का सवाल पूरा पेपर मैंने 100% ही किया था। अच्छा, लीज के सवाल में आपके क्या ख्याल था, कितने % आपके मार्क्स आ जाएंगे? लीज में सर थोड़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि वो टेक्निकल था थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या किया टेक्निकल को? हैंडल किया सर। नहीं, हैंडल का तरीका बताओ ना। हैंडल सर प्रैक्टिस की हो तो हैंडल हो जाता है। ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि क्लासेस ली हो सर। अच्छा ठीक है। और उसके बाद कौन सा सवाल ऐसा था जो आपने रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा लिया टाइम्स में? सर वो यही था, लीज ही था। लीज वाला था। ठीक है। और जो बाकी सवाल थे छोटे छोटे जो 8 नंबर के आते हैं, कोई FRS 9 में से आया हुआ था? वो सर पूरे टाइम FRS 9 वाला सवाल किया था, वो जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज था किया था? अच्छा, और कौन सा सवाल था? बाकी सर पूरे टाइम पे किया था। और उसके अलावा वो था। अच्छा, जब कोई टाइम खत्म हो जाता था तो सवाल छोड़ के अगले पे चले जाते थे? ऐसे किया, पूरा पेपर ही ऐसे किया। पूरा पेपर ही ऐसे किया? एक्सेलेंट यार। सो यानी कि टाइम खत्म हो गया, सवाल अधूरा छोड़ के चले गए? मैंने कोई क्वेश्चन भी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा नहीं किया। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई सवाल भी पूरा नहीं किया। ऐसे बच्चे चाहिए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे चाहिए। हाँ जी। बाकी पेपर पास करने के लिए सिर्फ सर एक ही सजेशन है, वो ये कि जो आता है वो करते जाओ, आगे निकलते जाओ, पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि जो सर ने करवाया था वही आता है। नहीं, ये बात छोड़, ये ओके, आगे चलें जी। पता चले तो छोड़ो दे। अच्छा चलें जी, डेप्रिसिएशन की और इंटरेस्ट की एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन की और इंटरेस्ट की एंट्री। डेप्रिसिएशन की एंट्री से पहले क्या नहीं लिखनी? डेट नहीं लिखनी। डेप्रिसिएशन की एंट्री से पहले डेट नहीं लिखनी। यार अब 344 तो नहीं पकड़ सकते। अब 31 थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। इधर थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है अब्दुल्ला। एहतियात ये करनी है कि अब आपने यहां खड़े होकर सोचना है कि 2 साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। एक ये तरीका सोचने का। दूसरा तरीका ये सोचने का कि 2 दफा डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है, अभी 10 दफा और करनी है। ऐसा ही है। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि डेप्रिसिएशन के सामने डेट ना लिखें, गलत रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे आप। डेप्रिसिएशन के सामने डेट ना लिखें और जिस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है उसके सामने वाली डेट देखें। जी कितने साल हो गए हैं डेप्रिशिएट होते हुए? 2। टोटल कितने होने हैं? 12, बकाया 10। तो 10 साल के ऊपर आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे। इसी तरह किया था आप लोगों ने? कितने लोगों ने रिमेनिंग लाइफ गलत ली थी?
गलत ले ली थी, गलत लेने की वजह से ये होगी डेट आपने पहले लिख दी होगी इधर। अच्छा जी बोलें 31.4। अगली जी, अब आप जैसे ही डिफरेंस निकाल लेना आप डेट्स लिखें, क्योंकि जो अगली फिगर निकालनी है ना वो आपने इंटरेस्ट की नहीं निकालनी, वो आपने क्लोजिंग निकाल के इंटरेस्ट निकालना है। तो इसलिए आप ऐसा करें, डेट्स वगैरह लिखें, वरना आगे चल नहीं सकेगा काम। 31/12/18, 31/12/18। CA 283। अच्छा मोहतरम, आप ऐसा करें कि कैरी डाउन्स निकालते हैं हम या इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? कैरी डाउन्स निकाल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकाल रहे हैं जी। 140 को उठा लूं इसी तरह, 1.06 ये भी इसी तरह उठा लूं। पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। बकाया साल 9 साल। 9 साल बाद हमने प्लांट को डिसमेंटल कर लिया। 82.9। चले, क्या इंटरेस्ट बुक करना चाहिए क्योंकि साल गुजर गया? क्या डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट को साथ साथ चलाना है? जी, डिप्रेशन इंटरेस्ट को साथ साथ चलाना है। 4.7 जी, ये दो एंट्रीज करवा दें। 31.4, 31/12, 31.4 और 31/12 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 4.7। कल के क्लास में हम इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल डालेंगे, तो सरप्लस और P&L का कॉलम डाल के सवाल को करेंगे। अगला साल करने कर लें, वो तो कोई नहीं, होगी अगला साल कर लें 1-2 मिनट है, कर लें अगला साल। नहीं, रिमेनिंग लाइफ की जरूरत नहीं मोहतराम, रिमेनिंग लाइफ की जरूरत नहीं। कोई रोड़ा, कोई स्पीड ब्रेकर रास्ते में आया, कोई मसला है, बट डेप्शन निकाल ली, बस इसी को चला दें। आप लोगों की डेप्शन दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। डेट लिखे बगैर ही डेप्शन निकाल दें, ट्राई करें जरा सारे। डेप्रिसिएशन 31.4। अच्छा जी, अब डेप्शन निकल आई तो डेटा एंट्री डाल दें सारी। कोई स्पीड ब्रेकर आया नहीं, इसलिए डेप्शन में दोबारा नहीं निकाल रहा, डेप्शन वही वाली यूज कर रहा हूं। CA 251.6। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18 और पूरा 19 कितने हो गए? 4 टोटल 12 - 4 8। 140 इंटू 1.87.4. यार आपने MCQ सारे किए थे या कोई छोड़े भी थे? भाईजान जो पास हुए MCQ सारे किए थे या छोड़े थे? कोई पेपर 100% किया था। अच्छा, वो भाई पूछ रहे टेस्ट दिया करते थे आप? मुझे आवाज नहीं आई, टेस्ट देते होंगे ये। अच्छा तो 4.9 ठीक है जी, 7 वाले को ले दें, कोई होमवर्क नहीं, घर में जाके यही सवाल करें बस।